हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंपनी। कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, कितने टाइप की कंपनी होती है, ये सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही कंपनी जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कंपनी एक्ट क्या है। ठीक है, कंपनी एक्ट क्या है। तो कंपनी एक्ट 2013 हमें पढ़ना है। कंपनी एक्ट 2013 से पहले था कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ, नया कंपनी एक्ट आया, कंपनी एक्ट 2013, एंड यही फॉलो होता है अभी। ठीक, कंपनी एक्ट बेसिकली क्या है, तो आप जान रहे हैं एक्ट मतलब कानून। तो कंपनी एक्ट में बेसिकली वो सारे लॉज बताए गए हैं विच इज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी रूल वगैरह जो लॉज इनेक्ट किए हैं टू रेगुलेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जो फॉर्म होती है, जो इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी किस तरीके से फंक्शनिंग करेगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, और एंड फाइनली कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सब कंपनी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो समझ में आया कंपनी एक्ट क्या है। कंपनी एक्ट इज अ लॉ, ये एक कानून है जिसे गवर्नमेंट ने लाया है, इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों लाया है? टू रेगुलेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी किस तरह से फंक्शन करेगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होगा, वाइंड अप का जो प्रोसीजर होता है, वाइंड अप मतलब समझ ना, लिक्विडेट कंपनी, जब अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो सब कंपनी एक्ट में प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। तो दिस इज कंपनी एक्ट। ठीक है, एंड कंपनी एक्ट ले डाउन द लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच कंपनी मस्ट ऑपरेट। ठीक है, तो कंपनी एक्ट में प्रॉपर बताया गया है क्या लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत कंपनी को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो दिस इज कंपनी एक्ट। कंपनी ऐसा नहीं होता है कंपनी अपनी मर्जी से काम करती है, कंपनी को कानून के तहत रूल रेगुलेशन में रह के लॉ को फॉलो करके ही अपने काम करने हैं। तो वो कौन से रूल रेगुलेशन है, वो सब कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इन इंडिया द कंपनी एक्ट 2013 गवर्न्स कंपनी एंड एम टू इंश्योर। इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 फिलहाल चल रहा है, एंड इसमें बताया गया है कि कंपनीज को किस तरीके से काम वगैरह करना है। एंड कंपनी एक्ट 2013 इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, ये चार चीजें, कि प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी फॉर्म हो तो प्रॉपर लीगल प्रोसेस के तहत फॉर्म हो, एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट हो वहां पे ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब कुछ भी हिडन ना हो। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो मैनेजमेंट की। एंड तीसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, जो शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, उनके हितों की रक्षा हो, उनके हित प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। कंप्लायंस विद द लीगल एंड इथिकल स्टैंडर्ड, जो भी कानूनी स्टैंडर्ड है, जो भी इथिकल स्टैंडर्ड है, वो सबका कंप्लायंस हो, वो सब फॉलो हो। ठीक है, तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये सारी चीजें हैं। कंपनी एक्ट 2013 ये इंश्योर करता है कि ये चारों चीजें मीट हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कंपनी एक्ट क्या है। कंपनी एक्ट एक डिटेल कंप्रहेंसिव क्या है, लेजिस्लेशन, कानून है, जो क्या बताता है, रूल एंड रेगुलेशन जो कंपनीज को फॉलो करना है फॉर एस्टैब्लिशमेंट। जब कंपनी स्टैब्लिश होगी, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, एंड फाइनली कंपनी डिसॉल्व अगर होती है, ठीक है, तो जो रूल रेगुलेशन फॉलो करना है वो सब कंपनी एक्ट में प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो दिस इज कंपनी एक्ट। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं व्हाट इज, अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कुछ फीचर पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहला जो फीचर है कंपनी का वो क्या है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब क्या है, कंपनी की एक अलग पहचान है फ्रॉम इट्स ओनर या फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी अलग है और इसके शेयर होल्डर अलग हैं, ये पहला कंपनी का फीचर है। ठीक है, अ कंपनी हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी की खुद की अपनी कानूनी पहचान होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो मेंबर से अलग होती है। ये मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकती है, कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ या इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कंपनी किसी दूसरी पार्टी को पे स्यू भी कर सकती है, केस कर सकती है, या कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है ऑन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो इससे क्या है कि कंपनी की अपनी अलग लीगल पहचान होती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ कंपनी। दूसरा जो फीचर है कंपनी का, दैट कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, उनकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि
सपोज करिए ये कंपनी है, ये इसके शेयर होल्डर हैं, इनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को अगर कोई डेप्ट है, कंपनी पे कोई उधार है, डेप्ट है, तो उस उधार को पे करने के लिए इस मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वही है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर है, मेंबर, अच्छा ये मेंबर मतलब होता है शेयर होल्डर, ये जो मेंबर वर्ड यूज करें, मेंबर मतलब होता है शेयर होल्डर। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि ये जो मेंबर है या जो शेयर होल्डर हैं, इन पे मैक्सिमम लायबिलिटी क्या हो सकती है, जो अनपेड अमाउंट है। सपोज करिए 1000 रुपए शेयर, मतलब 1000 रुपए के शेयर इन्होंने खरीदे थे, 800 रुपए पे किया है और 200 रुपए नहीं पे किया है। ठीक है, तो यानी ये जो शेयर होल्डर है, इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी क्या हो सकती है, 200 रुपए ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी अगर नुकसान में या कंपनी पर डेप्ट है, बहुत ज्यादा वसूली होनी है, तो इस शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट बेचे जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंपनी की क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो वही है टू द, ये देखिए लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड होती है, और कितनी लिमिटेड होती है, जो शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है केवल वही वसूला जा सकता है, बाकी नहीं। ठीक, तीसरा जो फीचर है कंपनी का, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, ये कंपनी है, ठीक है, परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए, सक्सेशन मतलब चलता रहेगा। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, इन कुछ शेयर होल्डर में सपोज करिए किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई रिटायर हो जाता है, बट ये कंपनी चलती रहती है, कंपनी इस चीज से इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज द परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। देखो कंपनी तो इफेक्ट होती है, देखिए कंपनी की एग्जिस्टेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है, पर देखिए कंपनी पे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर कोई बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, उसके फाउंडर मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो कंपनी पे तो थोड़ा इंपैक्ट पड़ता ही है। ठीक है, बट उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कंपनी चलती रहती है, भले ही किसी पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाए या वो इल हो जाए। ठीक है, तो वही है परपेचुअल सक्सेशन। अगला जो फीचर है कंपनी का, दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि कंपनी कोई, इसकी कह लीजिए आर्टिफिशियल है, मतलब ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है कंपनी की, बट ये लीगल है और ये पर्सन है। ठीक है, मतलब जैसे नेचुरल पर्सन होते हैं ना, नेचुरल पर्सन के कुछ राइट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, नेचुरल पर्सन किसी पे केस कर सकता है या उस पे कोई केस कर सकता है, नेचुरल पर्सन की साइन होती है, ठीक है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, तो वैसे ही कंपनी का भी होता है। तो इसीलिए कंपनी को क्या कहा जा रहा है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी लीगल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो वही है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, लीगल क्यों है, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, एक लॉ के तहत कंपनी फॉर्म होती है, एंड इट इज डिसॉल्व थ्रू अ लॉ, ये एक लीगल प्रोसेस के थ्रू डिसॉल्व होती है। तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, एंड इसके लीगल राइट होते हैं लाइक अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो यही है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। अगला जो फीचर है कंपनी का, दैट इट हैज कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है। जैसे इंडिविजुअल का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है ना, हमारा कुछ ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, वैसे कंपनी का भी सिग्नेचर होता है जिसे कॉमन सील कहते हैं। ठीक, तो कंपनी की जैसे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर आपने देखा होगा ना, कंपनी की मोहर होती है, तो वही कॉमन सील होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला जो फीचर है कंपनी का, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का क्या मतलब है कि शेयर ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि कंपनी के जो शेयर है ना, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, बट ऐसा ना पब्लिक, आगे हम टाइप ऑफ कंपनी में पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी में होता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं। ठीक है, कंपनी कई टाइप की होती है, आगे पढ़ेंगे। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, एक शेयर होल्डर शेयर बेच सकता है, कोई दूसरा खरीद सकता है, तो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, जबकि प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगला जो फीचर है कंपनी का, दैट इज, एक सेकेंड, ये बार बार, अगला जो फीचर है कंपनी का, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी, वही जो अभी डिस्कस हुआ है, कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है। ठीक है, शेयर होल्डर के नाम नहीं, अपने नाम पे ले सकती है, कंपनी किसी पे स्यू कर सकती है, एंड कैन बी स्यूड, उस पे केस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे कंपनी के, आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो ऐसे करके सारे आप फीचर लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा ये स्क्रीन हैंग कर रहा है। हाँ,
चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है? तो अच्छा, सबसे पहले एक बात, हमने कंपनी तो बात ही नहीं की। व्हाट इज कंपनी? कंपनी क्या है? वैसे कंपनी के इतने सारे फीचर हमने पढ़ लिया है, तो आप उसको कंबाइन करके बता सकते हैं कि व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी इज अ लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या है? एक कानूनी, क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू अ लीगल प्रोसेस। कंपनी जो क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, एक लीगल प्रोसेस के तहत होती है। तो इसीलिए कंपनी क्या है? कंपनी इज अ लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी एक लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड इट इज फॉर्म टू कैरी आउट कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। यानी कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के पर्पज से कंपनी फॉर्म की जाती है। अब कंपनी जो होती है ना, डिफरेंट टाइप की होती है। अब हमें वो डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं। कई टाइप की कंपनी बताऊंगी। अब ये जो कई टाइप की कंपनी जो डिवाइड की गई है ना, इसको डिवाइड करने के बेसिस अलग अलग थे। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर कंपनी को लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है, तो कुछ टाइप की कंपनी है। सबसे पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पहला क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं, इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? जो अभी डिस्कस हुआ था, केवल जो अनपेड अमाउंट है उतनी ही इनकी लाइबिलिटी है। तो वही है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी केवल जो अनपेड अमाउंट अगर है कुछ शेयर पे, तो उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है। अगर कंपनी किसी लॉस में है तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यही जो कॉमन यही होते हैं जो कंपनी, अधिकतर जो कॉमनली आप जितने कंपनियों का नाम सुनते हैं ना, वो यही है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जितने भी आप सुन रहे हैं ना कंपनीज, तो वो इसी टाइप की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एग्जाम्पल जो अभी मैंने दिया था ना, 1,000 रुपए किसी पर्सन ने 1,000 रुपए के शेयर खरीदे, 800 पे कर दिया, 200 बाकी है, ठीक है। तो यानी लाइबिलिटी जो है केवल जितना अनपेड अमाउंट है ना, वही इसकी लाइबिलिटी है। तो ऐसी कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरे टाइप की जो कंपनी होती है, ठीक है, वो होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है? जो मेंबर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, ये अग्री होते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे फिक्स्ड अमाउंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। यानी जब कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तो जो मेंबर होंगे वो एक फिक्स्ड अमाउंट इस कंपनी को देंगे, ठीक है। तो उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे मेंबर्स गारंटी दे रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज नो शेयर कैपिटल, जनरली इसमें शेयर कैपिटल नहीं होता है। एंड ये जो इस टाइप की कंपनी जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्लब होती है, चैरिटीज होती हैं, एनजीओ होते हैं, इनमें ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक। तीसरी जो टाइप की कंपनी है दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। ये अनलिमिटेड कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब यहाँ पे अगर कंपनी पे डेप्ट है तो जो शेयर होल्डर है उनके पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी कितने टाइप की है? कंपनी है 3 टाइप की। पहली क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी यानी मेंबर्स होंगे उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है। उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कोई सीमा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी पे अगर कोई डेप्ट है, उधार है, तो इसमें क्या है कि शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इस टाइप की कंपनी रेयरली फॉर्म्ड होती है, क्योंकि इसमें कितना रिस्क है ना। कंपनी का लॉस हुआ तो इसमें शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी सेल कर दी जा सकती है, ठीक है। तो ये रेयरली फॉर्म्ड होती है। आगे चलिए अगली टाइप की कंपनी की बात करते हैं। कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। अगर नंबर ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड करें तो अब कुछ टाइप की कंपनी है, ठीक है। 3 टाइप की कंपनी है जो हमें पढ़ना है। पहली क्या है? प्राइवेट कंपनी। दूसरी क्या है? पब्लिक कंपनी। अगली क्या है? 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 टाइप की है। पहले हम पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब एक चीज और है, प्राइवेट कंपनी का मतलब आप यहाँ पे ये मत समझिएगा जैसे कि जो आप जितनी प्राइवेट कंपनीज के आजकल नाम सुनते हैं, ठीक है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, और जैसे आपका एचसीएल है, विप्रो है, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये सब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो वो प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी मतलब एसबीआई, ठीक है, या आपका जैसे पीएनबी, ठीक, ये इसको आप गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो ये यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का यहाँ पे मतलब थोड़ा अलग है, ठीक है। इसको उससे मत लीजिएगा कि आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है तो ये प्राइवेट कंपनी है, नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। इसको अभी मैं जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी वो होती है जो मार्केट से फंड रेज करे, ठीक है। इसका नाम क्यों पब्लिक कंपनी पड़ा है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक से फंड रेज करे।
अपने कैपिटल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए पब्लिक से फंड रेज करे, शेयर पब्लिक को भी दे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर कुछ ही लोगों के पास होते हैं, ठीक है, एंड इनके शेयर मार्केट में अवेलेबल, जैसे नहीं फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये लोग किसी और को शेयर बाहरी पर्सन को नहीं दे सकते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। आप ये प्राइवेट और पब्लिक से ये मत समझिएगा कि पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी या एचसीएल, विप्रो प्राइवेट है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है? ये प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर जो है प्राइवेटली कुछ ही लोगों के पास होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये लोग हर किसी को इस कंपनी के शेयर नहीं दे सकते हैं, इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, ठीक है। ये पब्लिक को नहीं इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर खरीदिए, शेयर्स यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। और अगर पहचानना है कि कंपनी किस टाइप की है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो प्राइवेट कंपनीज के लास्ट में जनरली क्या होता है? प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड उनके नाम के अंत में होता है, ठीक है, तो वो होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जनता, कॉमन पीपल को शेयर देते हैं ना। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी जनता, पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप हमारे शेयर खरीदिए, आप हमारे शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज पब्लिक कंपनी। यहाँ पे मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, ये इनवाइट कर सकती है पब्लिक को टू बाय इट शेयर, एंड शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी इसको शेयर चाहिए खरीद सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। एंड पब्लिक कंपनी के लास्ट में क्या होता है? लिमिटेड, नाम के अंत में क्या होता है? लिमिटेड, तो दिस इज पब्लिक कंपनी, ठीक। इसके फीचर बताएं, अगर पब्लिक कंपनी के फीचर क्या है कि पब्लिक कंपनी ज्यादा कैपिटल फंड रेज कर सकती है ना, पब्लिक कंपनी क्योंकि ये पब्लिक से फंड रेज कर रही है, तो यहाँ पे कैपिटल जो रेज होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं, सेबी की पूरी गाइडलाइन होती है जो फॉलो करनी होती है। देखिए ये जो कंपनी है पब्लिक से पैसा उठा रही है ना, तो उनके साथ तो धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए सेबी की बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, तो इस कंपनी को फॉलो करना होता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत ज्यादा है। पब्लिक देखो पैसा दे रही है तो पब्लिक सारी जानकारी भी तो चाहती है, तो ये सब, दिस इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। अगली जो तीसरी टाइप की कंपनी है दैट इज 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 टाइप की है, एक हो गई आपकी पब्लिक कंपनी, एक हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी, एंड तीसरी टाइप की जो कंपनी है दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है 1 पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले तो ये हाइब्रिड है, ठीक है, हाइब्रिड मतलब ऊपर जो 2 टाइप की कंपनी बताई है मैंने, पब्लिक एंड प्राइवेट, इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें दोनों के फीचर्स हैं, ठीक। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है विद अ सिंगल मेंबर, इसमें एक ही मेंबर होता है, एक मेंबर मतलब एक शेयर होल्डर, वो ओनर कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, और यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है सोलो एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओपीसी। यहाँ पे एक मेंबर या एक शेयर होल्डर होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी का जैसे होता है ना कि सेपरेट कानूनी पहचान है, लेकिन खास बात है कि यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड जनरली स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, इस टाइप की ओपीसी फॉर्म करते हैं, 1 पर्सन कंपनी, ठीक। तो ये हो गई 3 टाइप की कंपनी जब हम नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें। अगर हम कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे करें तो कंपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ शेयर इन सम अदर कंपनी, समझ में आया? होल्डिंग कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है, होल्डिंग कंपनी क्या है? वो कंपनी जो होल्ड करती है मेजॉरिटी ऑफ शेयर, यानी मोर देन 50% शेयर इन सम अदर कंपनी, ठीक है, जिसका कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी पे, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मोर देन 50% शेयर इज होल्ड बाय सम अदर कंपनी, वो कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास है? दूसरी कंपनी के पास, उसे कहते हैं सब्सिडरी। ये हो गई सब्सिडरी, ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें, ठीक है, तो कंपनी 2 टाइप की होती है। अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी 2 टाइप की होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नाम से समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट कंपनी यानी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर, मेजॉरिटी ऑफ शेयर मतलब 50% से ज्यादा शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जितनी है वो सब गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, एंटिटीज के पास है, दैट इज कॉल्ड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। अगला जो टाइप ऑफ कंपनी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल,
यानी ये जो कंपनी है किस तरीके से कैपिटल यानी फंड कैसे रेज करिए उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप की है, एक है लिस्टेड कंपनी, एक है अनलिस्टेड कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा है, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब समझ रहे हैं ना, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो आजकल हर दिन 1600 पॉइंट 1800 पॉइंट गिर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉर, ये जो इतना वॉर चल रहा है इसकी वजह से स्टॉक मार्केट हर दिन क्रैश हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी क्या है, वो कंपनी है जिसके शेयर कहां पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, एंड दीज आर पब्लिकली ट्रेडेड, कोई भी कॉमन पर्सन इसके शेयर खरीद सकता है। अनलिस्टेड कंपनी क्या है, वो कंपनी जिसके शेयर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। अगला जो कंपनी है, अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी दो टाइप की है, एक है नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या है, वो कंपनी जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से नहीं स्टैब्लिश की गई है, ठीक है, वो बल्कि आर्ट, साइंस, एजुकेशन, चैरिटी करने के पर्पस से स्टैब्लिश की गई है, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी, ठीक है। एंड इस कंपनी में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो ऐसा नहीं है कि मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये बेसिकली प्रॉफिट कमाने के पर्पस से स्टैब्लिश नहीं की गई है, ठीक है, तो दैट इज नॉन प्रॉफिट कंपनी। अगला क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अगला क्या है, कुछ स्पेशल टाइप की और भी कंपनी है, जैसे क्या है, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब क्या होता है। अच्छा, मैंने बहुत टाइप की कंपनी बता दी, इसमें से कोशिश करिएगा कि ये सारे टाइप की कंपनी आपको याद रहे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल टाइप, अब कुछ स्पेशल टाइप की कंपनी देखते हैं। पहला क्या है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आप समझ रहे होंगे, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी वो इंडिया के बाहर फॉर्म हुई है, ठीक है, इंडिया के बाहर स्टैब्लिश है, उसका हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, लेकिन वो इंडिया में भी ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, बिजनेस कंडक्ट करिए इंडिया में भी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। ये सब कंपनियां क्या है, फॉरेन कंपनी, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड कंट्री, जो इनकॉर्पोरेट तो हुई है आउटसाइड कंट्री लेकिन अपना बिजनेस इंडिया में, मतलब यहाँ पे इस कंट्री में भी कर रही है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। अगली जो कंपनी है दैट इज डोरमेंट कंपनी। अगली क्या है, डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड बट नॉट एक्टिवली कंडक्टिंग बिजनेस। डोरमेंट है मतलब जो कंपनी रजिस्टर्ड तो है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 रजिस्टर्ड तो है, लेकिन वो इतना मतलब नहीं एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रही है, ऐसे कंपनी को कहेंगे डोरमेंट कंपनी। अगली क्या है, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या है कि ये एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये कंपनी ए कर देते हैं, कंपनी बी कर देते हैं, बी अगर इसकी एसोसिएट है, इसका मतलब क्या है, बी का इस कंपनी में स्टेक है, 20% 30% लगभग स्टेक है, तो 20 का पूरा एकदम कंट्रोल इस पे नहीं है, बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जरूर है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एसोसिएट कंपनी, ठीक। तो एसोसिएट कंपनी का क्या होता है, सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, एक इंपॉर्टेंट मेजर इन्फ्लुएंस होता है बट नॉट फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल नहीं होता है, एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एसोसिएट कंपनी। अब अगर इनकॉर्पोरेशन, अगला जो है, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे डिवाइड करें कि कंपनी किस तरह से फॉर्म हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, इसके बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत, या कह लीजिए उससे जो प्रीवियस कंपनी लॉ था, पहले क्या था 1956, कंपनी एक्ट 1956, तो वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले जो एक्ट था उसके तहत जो रजिस्टर्ड है उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। जैसे जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी कंपनी है, ये सब रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, स्टैचुरी कंपनी। स्टैचुरी मतलब होता है लीगल, वो कंपनी जो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के तहत एक स्पेशल एक्ट के तहत जो फॉर्म की गई है, दैट इज कॉल्ड स्टैचुरी कंपनी, ठीक, ये बात समझ में। स्टैचुरी कंपनी क्या है, स्टैचुरी मतलब लीगल, यानी किसी स्पेशल एक्ट के तहत जो कंपनी फॉर्म की गई है, इसको कहते हैं स्टैचुरी कंपनी, ठीक है। इन पे जो है कंपनी एक्ट मतलब ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कंपनी एक्ट के बहुत सारे स्पेशल जो क्लॉजेज हैं वो इन पे अप्लाई होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई इज नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, इट इज स्टैचुरी कंपनी। एलआईसी है स्टैचुरी कंपनी, एफसीआई है स्टैचुरी कंपनी, ठीक है, जो पार्लियामेंट के या लॉ के स्पेशल एक्ट के तहत फॉर्म की गई कंपनी है, तो दीज आर द स्टैचुरी कंपनी, ठीक है। तो हमने कई टाइप की कंपनी पढ़ ली, हमने पढ़ा कंपनी
ऑन द टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप की, कौन कौन सी? रजिस्टर्ड, जो पर्पल कलर में लिखा है वो पढ़िएगा, रजिस्टर्ड एंड स्टैच्यूटरी कंपनी। ठीक, अगर हम स्पेशल टाइप की कुछ कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस से फॉर्म की गई है इसके बेसिस पे बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। अगर हम एसेस टू कैपिटल के बेसिस पे डिवाइड करें, मतलब कैसे कैपिटल फंड कैसे रेट करती है उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब अगर डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें तो तीन टाइप की कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो तीन टाइप की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इतने टाइप की कंपनीज हमने पढ़ लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रही हूं, दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ठीक है, तो ये मैं जरा आपको दूसरे टाइप का एग्जांपल लेके बताती हूँ। जब आप कॉलेज में एडमिशन, आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए होंगे तो कंपनी कॉलेज का क्या होगा, ब्रोशर आपको दिखाया होगा। ठीक है, एक ब्रोशर होगा जिसमें कॉलेज के बारे में सारी डिटेलिंग होगी, कॉलेज कब फाउंड हुआ था, ठीक है, कॉलेज का मिशन विजन क्या है, कॉलेज के मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं, कॉलेज की डिटेलिंग, कॉलेज में अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कौन कौन सी है, और आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे उसकी डिटेलिंग है, कैंपस प्लेसमेंट की डिटेलिंग है, फीस स्ट्रक्चर का पूरी जानकारी होगी ना। ठीक है, ब्रोशर में होती है। तो वैसे ही क्या होता है, कंपनी भी जब अपना आईपीओ लेके आती है, आईपीओ मतलब समझ रहे हैं? आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी मार्केट से फंड रेज करने के लिए जब आईपीओ लेके आती है, ठीक है, तो कंपनी को भी तो अपनी डिटेलिंग देनी होगी, तभी तो हमारा कंपनी पे फेथ बनेगा और फिर हम कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेलिंग रहती है कंपनी की। ठीक है, कंपनी को देखिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, शेयर लेके आती है मार्केट में कि हम वो शेयर खरीदे। ठीक है, तो हमारे पास मिलेगा शेयर, कंपनी को मिलेगा पैसा। ठीक है, तो वही आईपीओ लेके आती है कंपनी, तो उसके आईपीओ में हम पैसा तभी लगाएंगे जब हमें कंपनी के बारे में सारी डिटेलिंग होगी। तो ये सारी डिटेलिंग कहाँ पे होती है? प्रोस्पेक्टस में होती है। जैसे आप कॉलेज पे कब फेथ कर पाते हैं? जब आपको कॉलेज के बारे में सारी बातें पता होती हैं। तो आप जब ब्रोशर में सारी बातें पढ़ते हैं तब आपका फेथ बनता है, तब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी पे भी जब फेथ बनेगा, आपको विश्वास होगा कंपनी पे, तभी तो लेंगे आप, कंपनी के शेयर खरीदेंगे। ठीक है, तो वही जिसमें सारी डिटेलिंग होती है उसी को कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। समझ में अब आ रहा होगा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस तो क्या है? प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज इशूड बाय द पब्लिक कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इशू करती है कि प्राइवेट कंपनी इशू करती है? पब्लिक इशू करती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक से पैसा तो पब्लिक कंपनी उठाती है ना। प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक से पैसा उठाती है? नहीं, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होते हैं वो कुछ ही लोगों के पास, कुछ प्राइवेट कुछ ही लोगों के पास होते हैं, सबके पास नहीं होते, पब्लिक के कॉमन पीपल के पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कोई प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक, तो प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी इशू करती है। एंड प्रोस्पेक्टस के तहत कंपनी इनवाइट करती है कॉमन पीपल, पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो सब्सक्राइब करें कंपनी के शेयर या डिवेंचर, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब मतलब खरीदें। ठीक है, एंड इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है पूरी कंप्लीट, पूरी सही एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में सारी जानकारी रहती है ताकि इन्वेस्टर वो जानकारी प्राप्त कर सके एंड सही डिसीजन ले सके। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस आपको समझ में आ गया। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है विच डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी, जिसको एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इससे क्या होता है? इनवाइट किया जाता है पब्लिक को कि इन्वेस्ट करे सिक्योरिटीज में कंपनी की। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्यों लाया जाता है? बताइए। वैसे मैं काफी कुछ बता चुकी हूं तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं प्रोस्पेक्टस क्यों लेके आया जाता है। सबसे पहला पर्पज है कि पब्लिक को इनवाइट कर सके कि भाई आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, हमारी कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदिए। दूसरा पर्पस क्या होता है कि हमारी कंपनी की जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो हम आपको बता पाए, क्योंकि आप जानना चाहेंगे, आप हमारी कंपनी में शेयर खरीदने से पहले जानना चाहेंगे ना कि हमारा प्रॉफिट वगैरह क्या रहा, हमारे पिछले 5 साल के प्रॉफिट क्या थे, वो सब जानना चाहेंगे। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में होगी।
अगला ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोस्पेक्टस का? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर अगेंस्ट फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो इससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। अगला क्या है? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, जवाबदेही बनी रहे कंपनी की, ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, चीजें हिडन ना हो, इसलिए प्रोस्पेक्टस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। आगे हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या है। सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टस में जनरल इंफॉर्मेशन, कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ये तो होना चाहिए ना, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ठीक, हेड ऑफिस कहाँ पे है, फैक्ट्री कहाँ पे, ये सब, ठीक है। तो कंपनी के जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें रहती है, कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सब होता है। अगला क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, मतलब जो भी शेयर्स एंड डिवेंचर की डिटेलिंग है वो रहेगी। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सब क्या है, ये रहेगा उसमें, ठीक है। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, यानी ये जो फंड रेज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उस फंड से करेंगे क्या। ये कंपनी है, आईपीओ लेके आई है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब मार्केट से फंड रेज करने के लिए शेयर लेके आई है, ठीक है। तो इस पैसे का करेगी क्या कंपनी? कोई नई फैक्ट्री डालनी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस पर्पस से फंड रेज कर रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होना है। अगला ऑब्जेक्टिव, अगला इसका कंटेंट क्या होता है? बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि कंपनी किस टाइप के बिजनेस में है, ठीक है, कंपनी किस टाइप के बिजनेस में है, एंड कंपनी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, पिछले 5 साल 10 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कब कब डिविडेंड दिया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब रहता है। अगला क्या है? मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कंपनी का डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन रहती है। अगला क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी प्रोस्पेक्टस में रहती है। एंड इसके साथ ही ऑडिटर्स रिपोर्ट भी रहती है, लीगल कंप्लायंस एंड डिक्लेरेशन भी रहता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में होती है, ठीक। अब चलिए जल्दी से बता देती हूँ कितने तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। पहला जो टाइप का प्रोस्पेक्टस होता है दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी इसको कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 32 में बताया गया है आरएचपी है क्या। तो वो प्रोस्पेक्टस दैट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, यानी वो प्रोस्पेक्टस जिसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी या प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, तो ऐसे प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है आरएचपी, यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। दूसरा जो टाइप का प्रोस्पेक्टस है दैट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? मेन जो प्रोस्पेक्टस है, जो काफी मोटा सा बहुत सारी डिटेलिंग है, जो मेन प्रोस्पेक्टस है उसकी समरी होता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये जो है ना, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? सपोज करिए प्रोस्पेक्टस 10 पन्ने का है, ठीक है, लेकिन जितने फॉर्म देंगे उसके साथ वो 10 पन्ने का प्रोस्पेक्टस तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी समरी शॉर्ट में बना दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं अ समरी ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस, मेन प्रोस्पेक्टस की समरी, जिसमें केवल मेन मेन बातें, की फीचर्स, इंफॉर्मेशन, जो सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी तो जान रहे हैं ना, सेबी इज अ बॉडी विच कंट्रोल्स द होल कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, इंडिया का पूरा कैपिटल मार्केट कंट्रोल करता है सेबी। सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आरबीआई है ना, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, रेगुलेट करता है आरबीआई। वैसे सेबी जो है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट वगैरह, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है सेबी। तो सेबी की जो गाइडलाइन है ना, उसमें मेन मेन चीजें, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मेन मेन चीजें हैं वो सब रहता है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। अगला जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगला जो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी, व्हेन अ कंपनी अलॉट्स सिक्योरिटी टू इंटरमीडियरीज, ठीक है, फॉर ऑफरिंग देम टू सेल टू द पब्लिक, दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड अ प्रोस्पेक्टस। मतलब जब कंपनी, ये कंपनी है, जब कंपनी किसी इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब समझ रहे हैं, किसी छोटे ब्रोकिंग हाउस या ये मर्चेंट बैंकर, ठीक है, उन्हें सिक्योरिटी देती है ताकि वो पब्लिक में जाके बेचें, ठीक है, ताकि वो पब्लिक को सेल करें, तो जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है इसको कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अगला जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि देखिए कंपनी को पहले एक सेबी में भेजना पड़ता है, ये कंपनी है, इसको सेबी में एक इनिशियल प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ेगा, सेबी उसको अप्रूव करेगी तभी कंपनी आईपीओ लेके आती है। तो वही इनिशियल ड्राफ्ट किया हुआ प्रोस्पेक्टस जो सेबी के पास भेजा जाता है फॉर रिव्यू, रिव्यू करने के पर्पज से कि प्लीज आप अप्रूव करिए, तब हम पब्लिक को
ऑफर करें, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक, आगे अब चलिए आखिरी जो टॉपिक है इसमें प्रोस्पेक्टस में, दैट इज लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में गलत चीजें मिस स्टेटमेंट करे तो, जैसे अगर कोई कॉलेज है अपने ब्रोशर में कोई गलत इंफॉर्मेशन, अपना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड या कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन गलत दे तो, ठीक है, तो वैसे ही कंपनी भी अपने प्रोस्पेक्टस में अगर गलत इंफॉर्मेशन दे तो क्या हो सकता है, तो सिविल लाइबिलिटी हो सकती है, मतलब इन्वेस्टर को कंपनसेशन वगैरह देना पड़ सकता है, या क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है, मतलब फाइन वगैरह हो सकता है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है फ्रॉड के लिए। ये फ्रॉड ही तो है, आप गलत इंफॉर्मेशन दे करके अपने शेयर बेच रहे हैं, शेयर होल्डर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो इट इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी टू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोस्पेक्टस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टस, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है, एंड 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एंड अगर प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, कोई चीज गलत आपने शो की है, तो क्या हो सकता है, तो वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।